अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स की टर्म्स है जिसको हम लोग समझेंगे। यहाँ हमारा जो पर्पस अब सीखने का वो है पोजीशंस कितने टाइप्स की डेरिवेटिव मार्केट्स में हो सकती है। अब देखो जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लाइक फर्स्ट, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन किसे कहते हैं? जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करती है, इनिशिएट करती है। सपोज मिस्टर ए था, ये मिस्टर ए था, उसने मिस्टर बी के साथ क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट्स किया था 1000 किलो गेहूं खरीदने का। या फिर अब यहाँ पर हम लोग अपना एग्जांपल गेहूं की जगह चेंज कर देते हैं, बिकॉज अब हम लोग फ्यूचर्स में आ चुके हैं, तो हम लोग सीधा शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग गेहूं को हटा देते हैं। सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, उन्होंने सपोज रिलायंस का शेयर अभी हम लोगों ने देखा था कितने पर ट्रेड कर रहा था? 2411 पर ट्रेड कर रहा था। मान लेते हैं कि 2411 का जो रिलायंस का शेयर है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ क्या किया? लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की। और फ्यूचर का जो प्राइस था रिलायंस का कितना चल रहा था? फ्यूचर का प्राइस सपोज 2500 रुपए चल रहा है, यानी 2500 रुपए। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया कि रिलायंस का एक शेयर 2500 में वो खरीदेगा बी से, जिसकी एक्सपायरी डेट कितनी है? इस महीने की लास्ट डे है, मान लो 29 सितंबर की महीने की क्या है? एक्सपायरी है। तो यहां पर मिस्टर ए ने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो 2500 में मिस्टर बी से खरीदेगा। तो यहां पर मिस्टर ए को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पार्टी क्या है? लॉन्ग पार्टी है, क्योंकि मिस्टर ए की ऑब्लिगेशन क्या है कि वो 2500 के रेट पर शेयर्स को खरीदेगा, यानी उसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और मिस्टर बी यहां पर कौन है? इसने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। एक महीने बाद 29 सितंबर को स्टॉक अगर 2600 का भी होगा तब भी मिस्टर बी को कितने में सेल करना पड़ेगा? 2500 में सेल करना पड़ेगा। तो यहां पर मिस्टर बी की जो पोजीशन है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ये इसकी शॉर्ट पोजीशन है, क्योंकि मिस्टर बी ने एक तरह से 2500 के रेट पर बेचने का वादा किया है मिस्टर ए को। तो मिस्टर बी को 2500 पे बेचना पड़ेगा, भले ही उसको कैश मार्केट से रिलायंस का शेयर कितने में खरीदना पड़ेगा? 2600 में। कैश मार्केट में 2600 का खरीद के मिस्टर बी को मिस्टर ए को यह शेयर कितने में देना पड़ेगा? 2500 में। तो मिस्टर ए यहां पर क्या है? लॉन्ग पार्टी है। तो लॉन्ग पार्टी का मतलब क्या यहां पर लिखा हुआ है? इन्वेस्टर इधर ओन्स द एसेट्स। लॉन्ग पोजीशन वाला क्या होता है? या तो एसेट को ओन करता है और हैज द राइट टू बाय द एसेट। मिस्टर ए के पास राइट है कि वो 2500 के रेट पर रिलायंस का शेयर एक महीने बाद मिस्टर बी से खरीद सकता है। द इन्वेस्टर बेनिफिट्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने वाले का फायदा कब होगा? जब स्टॉक का प्राइस क्या होगा? राइज होगा। और उसका लॉस कब होगा? जब स्टॉक का प्राइस क्या होगा? फॉल होगा। और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने वाले में उल्टा होता है। इसको यहां पर लॉस कब होगा? शॉर्ट करने वाले का लॉस कब होगा? जब स्टॉक का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, राइज करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि रिलायंस का शेयर 2500 का रेट पर डिलीवर करके देगा। अब अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ के 2600 हो जाता है तो उसे कैश मार्केट में 2600 का खरीद के मिस्टर ए को सेटल करना पड़ेगा कितने में? 2500 में। तो शॉर्ट पोजीशन वालों का लॉस होता है प्राइस बढ़ने पर, और प्रॉफिट कब होता है इनका? उनका प्रॉफिट होता है जब शेयर का प्राइस क्या करेगा? फॉल करेगा। तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने वाले और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने वाले में डिफरेंस किस चीज का है? प्राइस राइज करने से गेन किसको हो रहा है और प्राइस फॉल करने से गेन किसको हो रहा है। प्राइस राइज होने से अगर किसी को गेन हो रहा है तो वो किसको होगा? लॉन्ग पोजीशन वाले को। और अगर लॉस हो रहा है तो वो किसको होगा? शॉर्ट पोजीशन वाले को। तो आई थिंक आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो आती है वो है ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन किसे कहते हैं? आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड ईदर बाय लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इज कॉल्ड ओपन पोजीशन। सपोज मिस्टर ए ने जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसने लॉन्ग की हुई है कॉल, रिलायंस को लॉन्ग किया हुआ है 2500 के रेट पर। ए ने क्या किया हुआ है? रिलायंस का शेयर 2500 के रेट पर लॉन्ग किया हुआ है। अभी उसने जो है बाय नहीं किया, सिर्फ उसने अभी पोजीशन क्रिएट की है। जब तक वो एक्सपायरी वाले दिन 2500 के रेट पर इसको बाय नहीं कर लेता तब तक उसकी पोजीशन को क्या बोला जाएगा? ओपन पोजीशन। तो यहां पर अगर किसी ने लॉन्ग किया हुआ है और अभी तक उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग ओपन पोजीशन। इसी तरह से आता है हेजर।
बाय गेटिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एम टू रिड्यूस द रिस्क दे बेयर। अगर किसी शेयर्स में या किसी फ्यूचर में उसको लॉस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है किसी भी इन्वेस्टर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेजर्स। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सपोज कि मिस्टर ए है, उसके पास पहले से ही रिलायंस का शेयर है 2500 के रेट पर कैश मार्केट में। उसको डर है कि रिलायंस का शेयर कहीं गिर ना जाए या फिर कहीं ऊपर चढ़ ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हेजर में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास 2500 का क्या है, रिलायंस का शेयर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको डर लगता है कि रिलायंस का शेयर एक महीने बाद गिर के कितने में हो सकता है, 2000 पे आ सकता है। तो ऐसा ना हो, उसको लॉस ना हो, उसके लिए वो क्या कर सकता है, डेरिवेटिव मार्केट में जाकर के 2500 वाली जो पुट है वो ले सकता है, यानी 2500 पे बेचने का क्या कर सकता है, वादा कर सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर कैश मार्केट में स्टॉक 2000 पे आता है तो वो 2500 में बेच के, मतलब मींस 2000 में मार्केट से खरीद के 2500 में बेच के 500 का उसको जो लॉस होने वाला था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हेजर्स क्या करते हैं, उसके पास पहले से कोई एसेट है, उसको रिस्क है कि उसके एसेट्स की वैल्यू गिरने की वजह से उसको लॉस ना हो जाए, तो वो डेरिवेटिव मार्केट में जाके उसकी पोजीशन क्रिएट कर देते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया हुआ है, मारुति टू अवॉइड प्राइस अनसर्टेनिटी इन स्टील। मारुति कंपनी जो है गाड़ियां बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल करती है। अब स्टील का प्राइस क्योंकि कमोडिटी मार्केट में डेली चेंज होता है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो स्टील का प्राइस है, सपोज अगर स्टील का प्राइस 100 है, हो सकता है कि 2 महीने बाद उसका प्राइस 110 चला जाए। तो ऐसे में क्या होगा, मारुति जो कंपनी कार बना के बेचती है, तो हो सकता है कि उसको लॉसेज हो जाए, क्यों, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए वो क्या करते हैं, स्टील को लॉन्ग कर देते हैं। स्टील का वो लोग क्या कर लेते हैं, फ्यूचर खरीद लेते हैं। तो उससे होगा ये कि अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाता है, तो फ्यूचर में उन्होंने कितने पे प्रॉमिस किया था बाय करने का, 100 पे। तो अगर 110 भी प्राइस हो जाता है, तब भी मार्केट में वो 100 पे क्या कर सकते हैं, स्टील को बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से हेजर्स क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स का और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद होता है लेवरेज पोजीशन। सपोज आपने 500 रुपए का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जो हमने एग्जांपल लिया था, 100 क्वांटिटीज का लॉट साइज था, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50,000 थी। इसको हम लोगों ने 20% मार्जिन पर खरीदा। 20% मार्जिन कितना जाएगा, 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपए पड़े हुए हैं। आपके अकाउंट में कितना है, 2,000। तो अभी आपके पास शॉर्टफॉल कितने का है, 8,000 का। अभी 8,000 पे आप क्या करते हो, कई बार आपको ब्रोकर क्या देता है, मार्जिन देता है। मार्जिन मीन्स कि आपके अकाउंट में अगर 2,000 रुपए, तो आप उसके 4 टाइम्स क्या कर सकते हो, शेयर परचेज कर सकते हो। यानी कि आप जो है 8,000 रुपए तक के शेयर परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको उधार दे रहा है, यानी कि आपको फंड्स अपनी तरफ से बाय करने के लिए दे रहा है कि आप मेरे से फंड लेकर के आप ट्रेडिंग करो। क्योंकि ब्रोकर का फायदा कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करोगे। भले ही जो है ट्रेडिंग आपको वो अपने पैसों से कराए, अपने पैसे आपको देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, उसके बदले में आपसे क्या चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। सपोज आपने 8,000 पे ब्रोकर से उधार लिए, उसके पर अगर आपसे वो 1.5% भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो 8,000 का 1.5% कितना हो जाएगा, 120 रुपया। तो 120 रुपया वो आपसे क्या कमा लेगा, पर मंथ कमा लेगा एज ए इंटरेस्ट के रूप में। आप क्या कर पाओगे, 10,000 रुपए का ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। यहां पर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, उसमें आपने अपने खुद के पैसे कितने डाले, 2,000। ब्रोकर से पैसे लेकर के उधार आपने कितने डाले, 8,000। तो जो 8,000 रुपए ये आपने क्या किया है, लेवरेज किया है। लेवरेज मींस आपने जो है फंड्स बोरो करके आपने एक पोजीशन क्रिएट की है। और बोरो करके अगर आप कोई पोजीशन क्रिएट करते हो, तो उसमें आपका लॉस जो होता है वो ज्यादा होता है हमेशा। क्यों, क्योंकि आपको जो है प्राइस का लॉस तो हो ही रहा है, आपको प्राइस का लॉस तो हो ही रहा है। 500 वाला शेयर जो आपने 100 कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, कितने के हो गए थे, 50,000 के हो गए थे। ठीक है, अगर उसका प्राइस 400 रुपए हो जाता है, तो यहां पर आपका वैल्यू कितना हो गया, 40,000 हो गया। यहां पर आपको लॉस कितने का हो रहा है, उस पोजीशन में 10,000 का लॉस हो रहा है। प्लस आप जो 120 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो, सपोज आपको 6 महीने 2 महीने हो चुके हैं, तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 240। तो अब आपका लॉस कितना हो गया, 10,240। तो लेवरेज पोजीशन क्रिएट करने का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो कम होगा। सपोज कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 400 की जगह 600 चला गया, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 10,000 का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी पे किया है। तो यहां पर आपका प्रॉफिट कितना होगा, 9,760 का। क्यों, क्योंकि लेवरेज पोजीशन होने की वजह से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। प्रॉफिट होगा तो कम हो जाएगा, लॉस होगा तो आपका
वाइड हो जाएगा। किसकी वजह से? लेवरेज पोजीशन की वजह से। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया कि लेवरेज पोजीशन का मतलब क्या होता है। यूज ऑफ बोरोड फंड टू परचेज एन एसेट, द एसेट इज सच अ ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी बॉट ऑन मार्जिन। उस एसेट को या शेयर को या फ्यूचर्स को आप जो बाय कर रहे हो अपने मार्जिन पे बाय किए हैं। बोरो फंड्स आर रेफर टू एज मार्जिन लोन। बोरोड फंड को हम किसके नाम से जानते हैं? मार्जिन लोन के नाम से जानते हैं। तो जो ब्रोकर्स होते हैं आपको मार्जिन दे करके आपको लुभाते हैं कि आप पोजीशन क्रिएट करें, क्योंकि उनका ब्रोकर के रूप में ही फायदा होगा कि ब्रोकर जनरेट होगी, प्लस उनका इंटरेस्ट बनेगा, और एक्सचेंज का भी फायदा है क्योंकि उनकी टर्नओवर बढ़ेगी। सरकार का फायदा क्या है? स्टैंप ड्यूटी मिलेगी। सभी का फायदा है। लॉस किसका होगा? रिटेल ट्रेडर का या फिर जो भी पोजीशन क्रिएट कर रहा है। तो लेवरेज पोजीशन मींस यहां पर आप क्या कर रहे हो? बोरो फंड्स इस्तेमाल कर रहे हो। यूज ऑफ लेवरेज मैग्निफाइज द गेन और लॉसेस। अगर आपने लेवरेज का इस्तेमाल किया है तो आपके गेन्स क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। मैग्नीफाइज इन द सेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए थे तो आप छोटी पोजीशन बना पाओगे। वहीं अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करते हो, यानी 10,000 रुपए की पोजीशन बना रहे हो मार्जिन पर, तो आपका गेन बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी में खेल पा रहे हो। लेकिन यहां पर आपके लॉसेस भी क्या होते हैं? ज्यादा हो पाते हैं। क्यों हो पाते हैं लॉसेस? क्योंकि अगर आपके लॉस हो रहे हैं तो आपका मार्जिन जो आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? एडिशनल रिस्क बोर्न बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर सबसे ज्यादा रहता है लेवरेज पोजीशन में। इसीलिए एक अच्छे ट्रेडर की पहचान होती है कि जब भी वो ट्रेडिंग करे तो अपने फाइनेंशियल रिस्क को समझ के सोच के तब इन्वेस्ट करे। इसके बाद हमारे पास है नेट पोजीशन और कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन क्या होता है। देखिए नेट पोजीशन की एक डेफिनेशन है। नेट पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट सिंपली मीन्स अ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन एनी फ्यूचर विदाउट हैविंग एनी पोजीशन इन अंडरलाइंग एसेट। आपके पास वो शेयर नहीं है, मींस आपने रिलायंस का अगर फ्यूचर परचेस किया है सितंबर महीने का, आपने रिलायंस का फ्यूचर परचेस किया है सितंबर मंथ का, जिसका प्राइस 2525 रुपए चल रहा है। सिर्फ आपने फ्यूचर परचेस किया है, आपके पास शेयर कैश में नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नेट पोजीशन, नेक्ड पोजीशन। यानी कि वो शेयर आपके पास नहीं था लेकिन आपने उसके फ्यूचर्स के अंदर आपने पोजीशन बनाई हुई है। सिर्फ क्यों बनाई हुई है? क्योंकि आप उसके प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल के लिए रिलायंस का फ्यूचर का शेयर 2500 चल रहा है, आपको उम्मीद है कि रिलायंस का शेयर अगले एक महीने में 2650 तक जा सकता है। तो यहां पर आपको डर था कि मुझे 125 रुपए के हिसाब से क्या हो सकता है, जो गेन मुझे हो सकता है, तो वो शायद अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। ऐसे में आपने क्या किया? 2525 पे आपने फ्यूचर्स में एंट्री कर ली, ट्रेड कर लिया, और स्टॉक का प्राइस जो है 2650 गया, तो आपको 125 रुपए पर फ्यूचर पोजीशन के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पोजीशन कब बनाते हैं? जब आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का बेनिफिट उठाना है। इसके बाद कैलेंडर पोजीशन क्या होती है? कैलेंडर पोजीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशन इन फ्यूचर्स ऑन द सेम अंडरलाइन, लॉन्ग ऑन वन मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्ट ऑन अ डिफरेंट मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कि आप रिलायंस का शेयर है, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं रिलायंस का शेयर ही लेते हैं, अच्छा शेयर है। सितंबर मंथ और अक्टूबर नवंबर मंथ हम लोगों ने 2 महीने की एक्सपायरी ले ली। सितंबर मंथ का आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दिया जो कि 2525 पर चल रहा था, क्योंकि आपको उम्मीद है कि अगले एक महीने स्टॉक का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है कि अक्टूबर के बाद नवंबर जैसे स्टार्ट होगा तो नवंबर में स्टॉक का प्राइस गिरेगा। तो नवंबर में जो स्टॉक का फ्यूचर जो चल रहा था, सपोज 2750 चल रहा था, और आपको उम्मीद है कि नवंबर जो लास्ट थर्सडे होगा, जब भी एक्सपायर करेगा कॉन्ट्रैक्ट, आपको उम्मीद है कि 2750 पर तो बिल्कुल नहीं होगा, कम से कम नहीं तो 2670 के आसपास होगा। तो आपको लग रहा है कि नवंबर मंथ में आपका क्या हो सकता है? फ्यूचर का प्राइस गिरेगा। तो आपने क्या किया? शॉर्ट कर दिया, बेच दिया 2750 पर नवंबर मंथ का आपने फ्यूचर सेल कर दिया, और बाद में आपने उसको सस्ते में उठा लिया जब उसका प्राइस गिर गया 2670। तो आपने जब इस तरह से यहां पर एक पोजीशन बनाई कि आपने सेम अंडरलाइन, एक ही एसेट, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सेम अंडरलाइन रिलायंस, एक में आपने क्या कर दिया? लॉन्ग कर दिया, सितंबर वाली सीरीज का आपने क्या किया? लॉन्ग कर दिया, बाय कर लिया, और शॉर्ट कर दिया डिफरेंट मेच्योरिटी। डिफरेंट मेच्योरिटी मींस नवंबर मंथ वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको आपने शॉर्ट कर दिया। जब आप इस तरह से दो अलग अलग मेच्योरिटी वाले एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप ट्रेड करते हो तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। तो ये थे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि हमारी
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी फ्यूचर से रिलेटेड, जो हम लोग आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि नेट पोजीशन बनाई है या कैलेंडर स्प्रेड हमने बनाया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि कैलेंडर स्प्रेड मतलब क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन क्या होती है और नेक पोजीशन क्या होती है। तो नेक पोजीशन जब भी हम लोग आगे अब इस्तेमाल करेंगे तो नेक पोजीशन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास पोर्टफोलियो में वो स्टॉक नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ उस स्टॉक के फ्यूचर में या इंडेक्स के फ्यूचर्स के अंदर सिर्फ हमने प्राइस गेन का या बेनिफिट उठाने के लिए उसके अंदर में पोजीशन क्रिएट की है। इसके बाद और दो छोटी सी डेफिनेशन है। ओपनिंग ऑफ पोजीशन मतलब क्या होता है, सेम वही, एक पार्टी बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी पार्टी के साथ, तो एक पार्टी क्या कर रही है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रही है और एक पार्टी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रही है। दोनों अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। अगर एक ने लॉन्ग किया है तो एक ने शॉर्ट किया होगा, और अभी तक दोनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर ऑफ नहीं किया। स्क्वायर ऑफ मींस जिसने लॉन्ग किया उसने अपनी पोजीशन काटी नहीं है, और जिसने शॉर्ट किया उसने अपनी पोजीशन नहीं काटी है। तो दोनों ने अपनी पोजीशन क्या की है, अभी ओपन की है। मिस्टर ए ने लॉन्ग किया, मिस्टर बी ने शॉर्ट किया। एक महीने बाद मिस्टर ए क्या कर देता है, वापस लॉन्ग कर देता है और मिस्टर ए वापस शॉर्ट कर देता है। यानी कि मिस्टर ए ने जो पहले बाय किया था अब वो सेल कर देता है, तो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा है। तो ओपन करना एक पोजीशन मींस कि वो कोई बाय कर रहा है या फिर शॉर्ट कर रहा है, फ्रेश शॉर्ट कर रहा है। सपोज अगर हम ये कहते हैं कि मिस्टर बी ने निफ्टी का फ्यूचर सितंबर मंथ का शॉर्ट किया है, हमने ये नहीं बोला कि बाय किया है, अभी उसने सिर्फ शॉर्ट किया है। तो मिस्टर बी ने क्या किया, अपने एक पोजीशन ओपन की है यानी शॉर्ट की है। आपने अंदाजा लगाया कि अभी 19,435 है आज की डेट के हिसाब से, अभी हमने देखा था निफ्टी, हम मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 19,300 जाएगा। तो उसने क्या किया, 19,300 का क्या कर दिया उसने, सॉरी मार्केट हमने मान के चला कि मार्केट 19,600 जाएगा, तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक पार्टी शॉर्ट कर रही है, लॉन्ग कर रही है, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, क्लोजिंग अ पोजीशन। अगर कोई फ्रेश शॉर्ट कर रहा है तो ओपन कर रहा है पोजीशन, और अगर शॉर्ट को वो क्लोज कर रहे हैं तो उसका मतलब उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली है, अपनी पोजीशन काट ली। सो गाइस, हमने अभी तक कैलकुलेशन समझ ली, मार्जिन कॉल किस तरह से आपसे ब्रोकर क्लियरिंग हाउस आपसे डिमांड करता है, कब कब करता है। अब इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है पे ऑफ चार्ट। यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो भी हम पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर, हम लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने से या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने से हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम हमारा लॉस कितना हो सकता है, उसको जब हम एक ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग किसके नाम से डिनोट करते हैं, पे ऑफ चार्ट के जरिए। तो बेसिकली पे ऑफ चार्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो पे ऑफ चार्ट की डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं, पे ऑफ चार्ट ऑन अ पोजीशन, पोजीशन मींस हमने या तो लॉन्ग पोजीशन बनाई है या हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो पे ऑफ ऑन एन पोजीशन इज अ लाइकली प्रॉफिट और लॉस, आपका कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है या कितना आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। जब इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के जरिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं, जिस एसेट के अंदर हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, और वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। तो बेसिकली पे ऑफ चार्ट आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है या मैक्सिमम आपका लॉस कितना हो सकता है उस पोजीशन से। पे ऑफ फॉर बायर ऑफ फ्यूचर्स लॉन्ग फ्यूचर, तो यहां हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो सीधा हम लोग पहले एक काम करते हैं, सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं और लॉन्ग फ्यूचर्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करके देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो सीधा चलते हैं एक्सेल शीट पर। तो यहां पर हम लोगों ने एक्सेल शीट में एक टेबल बनाई है। टेबल में हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए लिया है कि हम एक फ्यूचर है जिसका प्राइस 100 चल रहा है और इसे हम लॉन्ग करना चाहते हैं, मींस हम लोग अगले एक महीने के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन में हमारा फायदा कब होगा, जब मार्केट या जो भी हमारा अंडरलाइंग एसेट है वो 100 के ऊपर क्लोज करेगा। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मार्केट सपोज 50 पर क्रॉस करती है, मतलब मार्केट आपका जो है सपोज अगर 50 पर एक्सपायर कर जाता है तो हमारा लॉस कितना होगा, यहाँ हमारा लॉस हो जाएगा 50 माइनस हमारा लॉन्ग फ्यूचर कितने का है, 100 का है। तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, 50 रुपए का, अगर मार्केट एक्सपायर करती है कितने पर, 50 पर। इसी तरह से मार्केट अगर 60 पर एक्सपायर करती है तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, कंट्रोल डी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि हमने डी कॉलम जो है उसको फिक्स नहीं किया हुआ है। डी कॉलम हमारा हो गया लॉन्ग फ्यूचर्स, कितना उसका प्राइस है,
अब इसको हमने फिक्स कर दिया है, हम कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा लॉस कितना आ गया, 40 रुपीज का आ गया। इसी तरह से अगर हम थोड़ा और इसको नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि मार्केट जो है 150 तक एक्सपायर कर रही है, तो ये हमारा मार्केट की एक्सपायरी हो गया। इसी तरह से हम लोग इसको भी ड्रॉप कर लेते हैं कंट्रोल डी करके। अब यहां पर हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस निकल के आ गया। अब यहां पर आप देखो मार्केट एक्चुअल में अगर आप देखोगे ऑल टच बी डी, ये हमने यहां पर इसको क्या कर लिया, अलग सेपरेट कर लिया है। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक इवन क्रिएट कर दिया। क्योंकि अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया जिसका प्राइस कितना था, 100 था, मार्केट अगर 100 पर ही एक्सपायर करता है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर आपको क्या हो गया, लॉस अभी भी कितना है आपका, 0 ही है। क्यों, क्योंकि आपने जितने में आपने बाय करने का प्रॉमिस किया था उतने में ही आप मार्केट से उसको बाय कर सकते हो। इसके बाद अगर मान लो उसकी जो पोजीशन है वो 110 पर एक्सपायर करती है मार्केट, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपीज। तो बेसिकली ये सारे हमारे क्या हो चुके हैं, ये सारे हमारे प्रॉफिट हो चुके हैं, और ऊपर वाले हमारे क्या हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं। तो ऊपर वाले हमारे सारे लॉसेस हैं, क्योंकि मार्केट अगर 100 के नीचे एक्सपायर करती है तो हमारे उस फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमको लॉस होगा। और अगर मार्केट 100 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर करती है तो हम लोग को प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट लाइक अगर 150 पर मार्केट एक्सपायर करती है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 का। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं इसका। यहां पर इन दोनों कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया। एक कॉलम हमारा हो गया मार्केट एक्सपायरी कितने पर करती है, और एक हमारा हो गया प्रॉफिट और लॉस का। यहां पर हम लोग इसमें ग्राफ उसका फटाफट से बना लेते हैं। हमने चार्ट यहां पर ले लिया, लाइन वाला चार्ट हम लोग ले लेते हैं। तो ये इसका चार्ट हमारे सामने आ चुका है। चार्ट आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमारा चार्ट बन चुका है। इस चार्ट को थोड़ा और हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और पिक्चर समझ में आ जाएगा अच्छे से। या दूसरा चार्ट हम लोग ले लेते हैं जिसमें हमारा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हमने चार्ट ले लिया। अब यहां पर आप देखो इसमें हो क्या रहा है। पे ऑफ चार्ट हमको क्या समझा रहा है कि अगर मार्केट जो है 50 पर एक्सपायर करती है तो हमको लॉस कितना होगा, 50 रुपए का लॉस होगा। क्योंकि हमने लॉन्ग कितने पर किया है, हमने लॉन्ग किया है एक फ्यूचर को कितने के लिए, 100 के लिए। तो इसी तरह से अगर हम मार्केट एक्सपायर करती है आपकी 60 के आसपास तो आपका लॉस कितना होगा, 40 का। मार्केट अगर 100 पर ही एक्सपायर कर जाती है तो आपका लॉस कितना होगा, 0। अगर मार्केट 150 पर एक्सपायर करती है, आपका अंडरलाइंग एसेट 150 पर एक्सपायर करता है तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो ये सारा जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। और ये हमारा जो पूरा है ये हमारा क्या है, लॉस है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो आपको मैक्सिमम एक लॉन्ग पोजीशन में, एक शॉर्ट पोजीशन में आपको अराइज हो सकती है। इसी चीज को हम लोगों ने चार्ट के जरिए समझा है। और एक बार वापस हम लोग स्लाइड पर चलते हैं। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर स्लाइड पर एग्जाम्पल के जरिए लिया है। लेट अस से अ पर्सन गोज लॉन्ग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट ₹100। एक पर्सन है, मिस्टर एक्स हो गया, उसने 100 रुपीज पर एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग किया है फ्यूचर के। दिस मीन्स दैट ही एग्रीड टू बाय अंडरलाइंग एट 100 ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी होने पर उस कॉन्ट्रैक्ट को 100 पर बाय करने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उसको यहां पर राइट मिला है कि वो बाय कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमने इसका एक टेबल भी बनाया हुआ होगा। यहां पर वही वाला एग्जांपल है, यहां पर थ्योरेटिकल लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि अगर सपोज मार्केट एक्सपायर करता है 150 पर और पर्सन को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ही विल बी मेकिंग 50 रुपीज प्रॉफिट। अगर मार्केट 150 पर एक्सपायर करती है, क्योंकि 100 रुपए वाली उसकी पोजीशन है, क्योंकि वो मार्केट में क्या कर सकता है, उसको 100 पर बाय करके 150 में क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। क्योंकि उसने लॉन्ग क्रिएट किया है। लॉन्ग मींस बाय करने का प्रॉमिस किया है कि 100 पर उसको एक्सपायरी वाले दिन बाय करेगा। तो मार्केट एक्सपायर करती है 150 पे, उसने बाय कितना करा, सामने वाली जो पार्टी थी काउंटर पार्टी से बाय कितने में किया, 100 पे, सेल कितना कर सकता है, 150 पे। तो इमीडिएटली उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 50 का। सपोज अगर मार्केट 70 पर एक्सपायर करती है, 100 पर उसने बाय किया और 70 पर सेल करता है, तो उसका लॉस कितने का हो जाएगा, 30 रुपीज का। ये हो गया हमारा पे ऑफ चार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस। फॉलो ऑन इसी के तरह हम लोग टेबल पर आते हैं। टेबल हम लोगों को आपके सामने सेम वही वाली टेबल है जो भी हम लोगों ने निकालना सीखा है। 50 पर अगर एक्सपायर करती है मार्केट तो लॉस है, ये सारे हमारे क्या है, लॉसेज हैं। और यहां पर क्या है, हमारा ब्रेक इवन है। मार्केट जो है 0 पर हमारा लॉस कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आपने 100 पर बाय किया, क्योंकि आपकी प्रॉमिस कितने पर क्या हुआ था, 100 पर, क्योंकि आपका फ्यूचर कितने पर बाय हो रखा है, 100 पर आपने प्रॉमिस किया है। मार्केट 100 पर ही एक्सपायर कर रहा है
तो आपने मार्केट में 100 पर बाय किया और 100 पर आप कैश में सेल कर दो, तो आपको प्रॉफिट लॉस कितना होगा, 0। लेकिन उसके बाद अगर आपके फेवर में मार्केट जाती है, प्राइस बढ़ता है, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, और यहां पर प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो यहां पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और इसी चीज को हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए उसको रिप्रेजेंट किया है। ये आपका पे ऑफ चार्ट का ग्राफ हो गया, जो अभी हम लोगों ने लाइव कैलकुलेट करना सीखा था एक्सेल के जरिए। आप भी जो है चेक कर सकते हो, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका सारा क्या है, ये सारे आपके लॉसेज हैं, ये सारे आपके लॉसेज वाले एरिया है, और ये वाले जो सारे आपका एरिया है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट वाला एरिया। और ये 100 पर एक्सपायर करती है तो ये आपका ब्रेक इवन हो गया। तो ये तो था आपके लॉन्ग फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट किस तरह से काम करता है। इसी तरह से हम लोग एक बार शॉर्ट का भी एक बार करके देखते हैं कि अगर आपने सपोज शॉर्ट करा होता, मींस आपने 100 का एक कॉन्ट्रैक्ट सपोज शॉर्ट किया होता, तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसमें थोड़ा आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बार एक्सेल पे चलते हैं, वापस एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक्सेल में अब एक सेम अगेन उसी तरह से एग्जांपल लिया है। लॉन्ग फ्यूचर्स था पहले, अब इसको हमने यहां पर शॉर्ट कर देते हैं। अब हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, हमने सेल कर दिया फ्यूचर, शॉर्ट फ्यूचर एट 100। हमने प्रॉमिस किया कि इस महीने के आखिरी तारीख की जो भी एक्सपायरी होगी उसमें हमने फ्यूचर को सेल करने का प्रॉमिस किया है, कितने पर, 100 पर। अब हमारा अगर 100 पर ही एक्सपायर करेगा मार्केट, तो हमारा प्रॉफिट लॉस कितना होगा, हमारा प्रॉफिट लॉस 0 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन, क्योंकि ना तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मार्केट में हम 100 पर ही सेल करके 100 पर ही वापस बाय कर सकते हैं। अगर सपोज मार्केट 50 पर एक्सपायर कर जाती है, मार्केट कितने पर एक्सपायर कर रही है, 50 पर, हमने प्रॉमिस कितने पर किया है सेल करने का, 100 पर। हम मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन 100 पर सेल कर सकते हैं और मार्केट से वापस बाय कितने कर सकते हैं, 50 में। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहां पर 100 माइनस क्या कर देते हैं, 50, हमारा ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से हम लोग सबका निकाल लेते हैं। यहां पर अगेन हम लोग को कॉलम फिक्स करना पड़ेगा, कौन सा वाला, डी वाला, जिसमें हमारा 100 फ्यूचर की वैल्यू है। अभी भी सॉरी ऊपर वाले कर लेते हैं ताकि हमारा सबका आंसर सेम आ जाए। ये हमारा आ चुका है आंसर। अब आप देखो यहां पर हमारा प्रॉफिट कहां तक हो रहा है, यहां तक प्रॉफिट हो रहा है, और नीचे वाले में हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखो कि मार्केट अगर 70 पर एक्सपायर करती है, तो हमने फ्यूचर में कितने का सेल करने का प्रॉमिस किया, 100 पर। जो चीज मार्केट में 70 पर हो चुकी है, जो आपको कैश मार्केट में 70 पर मिल रही है, आपको अधिकार मिला हुआ है पहले से, आप उसे कितने में सेल कर सकते हो, 100 में। तो आप 100 पे सेल करके 70 में कैश मार्केट में उठा सकते हो, आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 30 का। इसी तरह 90 पर आप जो है इसको वापस क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, 100 पे सेल करके आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपीज का। तो ये सारे हमारे क्या है, प्रॉफिट्स हैं। और अगर मार्केट सपोज ऊपर चला गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस ऊपर चला गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि आप 100 पर सेल करोगे, लेकिन मार्केट में कितने पर वो ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, 150 रुपीज पर। तो अगर आप 100 पर सेल करोगे और वापस उसको बाय करोगे 150 पे, तो आपका लॉस कितने का होगा, 50 रुपीज का। ये हो गया हमारा शॉर्ट वाला ग्राफ, सॉरी टेबल। इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां से हम लोग इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉलम सिलेक्ट करेंगे कौन सा, एक्सपायरी वाला, और ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। यहां से हम लोग जाएंगे चार्ट पर, लाइन वाला हम लोग चार्ट ले लेते हैं। ये हमारा शॉर्ट का क्या हो चुका है, पे ऑफ चार्ट बन चुका है। एक बार इसका हम लोग एरो चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को एरो, यहां पर आप लोगों को डाउन एरो दिख रहा है, क्योंकि आपका पे ऑफ चार्ट यहां पर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे, मार्केट अगर 50 पर एक्सपायर कर रही है, आपने प्रॉमिस कितने पर किया है, 100 पर सेल करने का, तो यहां पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज का। अभी आपका पॉजिटिव है, पहले आपका ग्राफ ऐसे जा रहा था, लेकिन अब आपका ग्राफ कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोप में आ रहा है। मार्केट अगर 150 पर क्लोज करती है, तो आपका यहां पर लॉस कितने का हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा यहां पर -50 रुपए का। ये हमारा हो गया शॉर्ट फ्यूचर्स का पे ऑफ का चार्ट। अब इसके बाद हम लोग वापस चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। अभी हमारा शॉर्ट फ्यूचर्स का पे ऑफ हो गया। अब यहां पर देखो सेम वही चीज लिखी है जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है एक्सेल शीट के ऊपर। एज वन पर्सन गोज लॉन्ग, सम अदर पर्सन हैज टू गो शॉर्ट। अगर आप एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया
100 वाला बाय करने का, तो बी ने डेफिनेटली क्या किया होगा, शॉर्ट किया होगा। तो अब हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि अगर बी को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो कब होगा। पहले हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग कौन था यहाँ पर, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बी से खरीदने का वादा किया था, तो मिस्टर बी ने सेल करने का वादा भी किया था, कितने पर, 100 पर। तो अब यहां पर मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो मिस्टर बी का प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट में उसका प्राइस, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। यहां मार्केट का प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर इसका इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, या फिर इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में किसके नाम से जानते थे, इनवर्स रिलेशनशिप हो रही है। किसके केस में, शॉर्ट के केस में। शॉर्ट के केस में प्रॉफिट कब होगा, जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस गिरेगा। अब अगर आप चाहे निफ्टी की बात कर लो, निफ्टी के फ्यूचर की बात करें या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें, तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में या निफ्टी के फ्यूचर्स में अगर किसी भी ट्रेडर ने शॉर्ट किया है तो उसका फायदा कब होगा, जब अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू डाउन जाएगी और एसेट की वैल्यू यहां पर बढ़ रही है, तो यहां पर उसका लॉस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसेट की वैल्यू यहां पर बढ़ रही है तो उसका लॉस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रॉफिट उसका यहां पर कम होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी को हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया। इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो आई थिंक अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सेम यही ग्राफ आपके सामने बन रहा है जो अभी आपने यहाँ पर देखा था, हम लोगों ने जो कैलकुलेट करना सीखा था। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में भी वही सारी बातें लिखी हैं, आप लोग एक बार वीडियो पोस्ट करके पढ़ लेना, क्योंकि इसको बार बार अगर हम रिपीट करते हैं तो हमारा काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा टॉपिक ये वाला। अब इसके बाद ये तो हम लोगों ने बात की थी लॉन्ग करना और शॉर्ट करना, उसके फ्यूचर पे ऑफ चार्ट। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के पे ऑफ चार्ट के बारे में। अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें तो फॉरवर्ड्स का कंसेप्ट भी बिल्कुल सिमिलर है किसके, फ्यूचर्स की तरह। बट डिफरेंस क्या है कि ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, ये ट्रेड होते हैं किस पर, ओवर द काउंटर। यहां पर भी लेकिन जो आपका चार्ट बनेगा सेम बनेगा, लॉन्ग का भी और शॉर्ट का भी। अब यहां पर देखो उसने क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग होप्स द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग विल राइज। लॉन्ग को क्या उम्मीद होती है कि शेयर का या अंडरलाइंग एसेट का प्राइस क्या होगा, राइज करेगा, तभी उसका फायदा होगा। वाइल शॉर्ट होप्स द प्राइस विल फॉल। शॉर्ट किसकी उम्मीद में बैठा होता है, प्राइस गिरेगा तब उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। नो मनी एक्सचेंजेस हैंड्स बिटवीन पार्टीज व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड, thus forward has zero value at the start, no one is winning or losing as of day zero। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक डिफरेंस होता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या जमा कराते हो, आप जमा कराते हो मार्जिन। डे वन से आपको लॉस क्या होना स्टार्ट हो जाता है, मार्क टू मार्क स्टार्ट हो जाता है। एमटीएम हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था और उसके अंदर हम लोगों ने मार्क टू मार्क डेली बेसिस पर लॉस निकाला था। इनिशियल मार्जिन के मुकाबले मेंटेनेंस मार्जिन अगर बिलो चला जाता है तो वापस से आपको अपना मेंटेनेंस मार्जिन के ऊपर यानी कि इनिशियल मार्जिन के ऊपर आपको बैलेंस लेके जाना होता है। तो यहां बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन का कंसेप्ट ही नहीं है। यहां पर जो भी सौदे होते हैं, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं, वो आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर होते हैं। किन्हीं दो पार्टी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्रस्ट वहां पर होगा। ट्रस्ट है, वहां पर इनिशियली कोई भी डाउन पेमेंट नहीं होती है, कोई भी मार्जिन नहीं होता है। इसीलिए जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है, वो हम लोग कब पता चलेगा। यहां पर तो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज जब बना था F0OT, और हमारा सपोज 1 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट था, तो यहां पर हम लोगों को एंड में पता चलेगा कि हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी जो भी होगा, ये डिफरेंस होता है फॉरवर्ड्स में। यानी हमारा इनिशियली कोई भी लॉस नहीं होता है। एक बार हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये आपका लॉन्ग फॉरवर्ड का चार्ट हो गया। सेम देखेंगे अगर आप, बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसे हमारा किसका बना था, फ्यूचर्स का। यहां कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमारा लॉन्ग का है तो हमारा अपवर्ड स्लोप होगा, और अगर हमारा शॉर्ट का है तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा डाउनवर्ड स्लोप में होगा। ये हमारा शॉर्ट किसका है, फॉरवर्ड का। इसका स्लोप हमारा क्या है, डाउनवर्ड है। पहले प्रॉफिट हो रहा था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो लॉस होगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, पे ऑफ चार्ट का। तो बेसिकली पे ऑफ चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपकी पोजीशन जो भी है फ्यूचर्स में या फॉरवर्ड में, लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग। फ्यूचर प्राइसिंग जो अगर हम लोग देखते हैं किसी भी शेयर का फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट का प्राइस में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस किस बेसिस पर होता है, वो होता है हाइपोथेसिस बेसिस पर, एक्सपेक्टेशन बेसिस पर। इसके बाद प्राइस डिस्कवरी और कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइस ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी में क्या स्पॉट प्राइस फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग सेट करेगा
या फ्यूचर स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग सेट करेगा? कौन दोनों में से कौन एक दूसरे को क्या करेगा, सेट ऑफ करेगा? ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग। आप देखो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या कहता है, इट इज नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस। अगर हम बात करें लाइक निफ्टी की, निफ्टी अगर सपोज स्पॉट में क्लोज हो रहा है 19,500 पर और फ्यूचर में निफ्टी क्लोज हो रहा है 19,550 पर, तो यहां बेसिकली मार्केट क्या मान के चल रहा है कि आने वाले एक महीने के अंदर मार्केट जो है कहां पर जा सकता है, 19,550 तक जा सकता है। क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आगे चल के अगले एक महीने में कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है इतना ऊपर जा सकता है। तो फ्यूचर मार्केट क्या करती है, वो एक्सपेक्टेशन बेसिस पर चलती है। वहां पर सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस होता है, एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीद। और ये उम्मीद कहां पर होती है, which moves the market especially in cases when the asset cannot be sold or short or cannot be stored। सपोज अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के बारे में, तो क्रूड ऑयल अगर सपोज मान लो स्पॉट में चल रहा है, उसका प्राइस 8,600, और अगर फ्यूचर में बात करें, फ्यूचर में चल रहा है 8,850, तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट मान के चल रही है कि आने वाले एक महीने में हो सकता है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से फ्यूचर्स की डिमांड क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से हो सकता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है। और ऐसा होने पर हम उसको स्टोर तो कर नहीं सकते कि हम लोग बहुत सारा क्रूड ऑयल खरीद के रख लें और रख करके फिर हम वेट करें अगले एक महीने का कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हम उसको बेचेंगे। ऐसा जब हम नहीं कर पाते तो उस केस में हम लोग किसका सहारा लेते हैं, हम लोग फ्यूचर्स का सहारा लेते हैं। और फ्यूचर मार्केट क्या करती है, कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करती है और उन फैक्टर्स के बेसिस पर प्राइस डिसाइड करने की कोशिश करती है कि अगले एक महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस या अंडरलाइंग एसेट का या कमोडिटी का प्राइस क्या हो सकता है। लेकिन यहां पर इसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं। इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट फ्यूचर प्राइस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑफ एन एसेट इन फ्यूचर। बेसिकली फ्यूचर प्राइस क्या है, फ्यूचर प्राइस भी फ्यूचर का एक्सपेक्टेड क्या है, स्पॉट प्राइस है। अभी हम करंट का स्पॉट प्राइस देखते हैं, फ्यूचर प्राइस क्या देख रहे हैं, फ्यूचर का स्पॉट प्राइस। तो बेसिकली हम कह भी सकते हैं कि स्पॉट प्राइस क्या है, फ्यूचर प्राइस क्या है, फ्यूचर स्पॉट प्राइस है, फ्यूचर स्पॉट प्राइस। तो फ्यूचर प्राइस इज नथिंग, जस्ट अ फ्यूचर स्पॉट प्राइस। इसके बाद दिस इज व्हाई मार्केट पार्टिसिपेंट्स would enters contract and they price the futures based upon their estimates of future spot price of the underlying asset। तो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करके मार्केट के फैक्टर्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए या कंपनी से रिलेटेड कोई सिस्टमैटिक रिस्क हो गया, मार्केट से रिलेटेड कोई अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया, उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके वो एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में स्पॉट प्राइस किसी भी अंडरलाइंग एसेट का क्या हो सकता है। तो ये अच्छा कंसेप्ट है। अब फ्यूचर्स में हो सकता है कि करंट में जो प्राइस चल रहा है, करंट का जो किसी भी स्टॉक का है, सपोज अगर हम बात करें कि रिलायंस का शेयर है, हो सकता है कि रिलायंस का शेयर अभी 2400 पर चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि उसका प्राइस ट्रेड कर रहा है 2450 पर। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस कंपनी के अगले महीने जो क्वार्टर्स नंबर्स आने वाले हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है और उसके बेसिस पर मार्केट इसको प्राइस इन कर सकती है। पहले से इसको किस पे ट्रेड करा सकती है, प्रीमियम पर। तो फ्यूचर्स किस पे ट्रेड कर सकते हैं, प्रीमियम पर ट्रेड कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। क्या डिस्काउंट पर कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस या किसी भी स्टॉक का प्राइस या किसी भी अंडरलाइन का प्राइस क्या फ्यूचर में कम प्राइस पर ट्रेड कर सकता है? तो इसका आंसर यस बिल्कुल कर सकता है। क्या 2350 पर कर सकता है? यस बिल्कुल कर सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट पर ट्रेड करना। तो फ्यूचर जो है प्रीमियम पर भी ट्रेड कर सकता है और डिस्काउंट पर भी ट्रेड कर सकता है। डिपेंड करता है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्या एस्टिमेट लगा रहे हैं, क्या फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं कि उन्होंने उसको प्राइस प्रीमियम पर उसको ट्रेड करा रहे हैं या फिर उसको डिस्काउंट पर ट्रेड करा रहे हैं। और अगर इसके बाद स्पॉट के प्राइस, फ्यूचर की प्राइस अगर स्पॉट प्राइस से ज्यादा पर ट्रेड कर रहे हैं, मींस अगर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस सिचुएशन को हम लोग जानते हैं कॉन्टेंगो मार्केट के नाम से। यानी अगर किसी भी अंडरलाइंग एसेट का फ्यूचर प्राइस उसके स्पॉट प्राइस से ज्यादा पर ट्रेड करता है तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कॉन्टेंगो मार्केट। मार्केट में सिचुएशन कैसी है? कॉन्टेंगो, यानी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे चल के उस अंडरलाइन का प्राइस बढ़ सकता है। वहीं अगर किसी भी फ्यूचर का प्राइस स्पॉट प्राइस से लोअर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बैकवर्डेशन ऑफ मार्केट। एक इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं, फटाफट से काम करते हैं। हम लोग निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं।
तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं एनएससी की साइड पर। एनएससी की साइड पर हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो निकाला हुआ है ये है, हमने निफ्टी का डेरिवेटिव में जाके इसका हमने फ्यूचर का प्राइस निकाला हुआ है तीनों एक्सपायरी का। ये करंट मंथ का हो गया 28 सितंबर, 26 अक्टूबर नियर मंथ हो गया और 30 नवंबर नेक्स्ट मंथ का हो गया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको थोड़ा इजीली दिख जाएगा। अब आप देखो यहां निफ्टी अभी कितने पर ट्रेड कर रहे हैं कैश मार्केट में, आज 4 सितंबर हो चुका है 19,528। स्पॉट मार्केट में निफ्टी कितने पर क्लोज करके गया 19,528 पे। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें निफ्टी के फ्यूचर्स की 28 सितंबर 2023 का कितने पर ट्रेड कर रहे हैं 19,613 पर। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं मान के चल रहा है कि आने वाले 28 सितंबर तक जो फ्यूचर का स्पॉट प्राइस है निफ्टी का वो कितना होना चाहिए 19,613 होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 की जो कंपनीज है 50 कंपनी, उनके शेयर प्राइस के अंदर क्या आना चाहिए, जंप आना चाहिए। जंप आएगा तभी हमारा निफ्टी फ्यूचर्स स्पॉट प्राइस कितना हो जाएगा 19,613। तो मार्केट इस सिचुएशन को किसके नाम से डिनोट करता है, कॉन्टेंगो। इट इज अ कॉन्टेंगो सिचुएशन इन द मार्केट। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 1, 2, 3 महीने में मार्केट को ऊपर जाना है। वहीं अगर सपोज निफ्टी फ्यूचर्स के जो वैल्यू है ये अगर स्पॉट मार्केट के नीचे ट्रेड कर रहा होता, सपोज हमारा निफ्टी क्लोज किया है 19,528 पर और हमारा जो 28 सितंबर का जो फ्यूचर है इसका प्राइस सपोज 19,400 पर ट्रेड कर रहा होता, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट बैकवर्डेशन। क्यों, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं मान के चल रही है कि अगले 1 महीने में फ्यूचर में मार्केट कहां पर चला जाएगा, कहां पर उसका फ्यूचर स्पॉट प्राइस हो जाएगा 19,400 पर। मार्केट अब बैकवर्डेशन सिचुएशन में, और ये जो बैकवर्डेशन सिचुएशन होती है बहुत ही खराब सिचुएशन होती है। क्योंकि अगर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारी रिसर्च टीम है, जिनके पास बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, जिनके पास बड़ी बड़ी रिसर्च टीम है, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, अगर वो ही मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में मार्केट गिरने वाला है, मार्केट का एक्चुअल वैल्यूएशन 19,400 हो सकता है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर बहुत जल्दी बेयर ट्रेंड आ सकता है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए किस साइड से, फ्यूचर में लॉन्ग करने से। ऐसे टाइम पे ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। फिलहाल हम उस बात में अभी पढ़ेंगे नहीं, अभी हमारा सिर्फ पर्पस ये था कि स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस होगा, तो उसे हम कॉन्टेंगो या बैकवर्डेशन ऑफ मार्केट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइस ऑन द एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन हम हमेशा देखते हैं कि फ्यूचर्स का और स्पॉट का प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पर जाकर के क्लोज करता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what the expectation hypothesis means. For instance, if we say that September 2023 index future contract is trading at 19,613 on September 28, 2023. तो हाइपोथेसिस मॉडल का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या कहता है कि 28 सितंबर अभी हमने देखा था 2023 का जो एक्सपायरी है उसमें निफ्टी का फ्यूचर कितने पर ट्रेड कर रहे हैं 19,613 पर। इसका मतलब मार्केट क्या मान के चल रहा है कि 28 सितंबर आते आते मार्केट जो है 19,613 के आसपास आके सेटल करेगा। तो दोनों, अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर का चार्ट और निफ्टी का चार्ट दोनों एक पॉइंट पर आकर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों का प्राइस। और ये कब होगा, ये होगा हमारा एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर का और स्पॉट का प्राइस दोनों का सेम हो जाएगा, वहां पर कोई भी डिफरेंस अराइज नहीं करेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन खत्म हो चुकी है। अब हम कहां पर आ चुके हैं, प्रेजेंट में आ चुके हैं। तो दोनों का जो चार्ट है, दोनों का जो ग्राफ है वो कन्वर्ज करेगा और एक दूसरे को जाकर के क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहां पर सेम वही हमारे पास वही वाला एग्जांपल अगेन लिखा हुआ है कि स्पॉट इंडेक्स टू सेटल एट द 19,613 क्लोजर ऑफ द मार्केट ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर 2023। तो बेसिकली दोनों का प्राइस क्या हो जाएगा, एक्सपायरी वाले दिन सेम हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स जो है जितना मैक्सिमम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम अंदाजा लगा सकते हैं, वो अपने उस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग मार्केट को उस लेवल तक ले ही जाते हैं। द पॉइंट इज दैट एवरी पार्टिसिपेंट इन द मार्केट इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द स्पॉट इंडेक्स लेवल एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। मींस क्लोजर के टाइम पर इंडेक्स लेवल फ्यूचर्स और स्पॉट को क्या कर लेगा, सिमिलर बना देगा, सेम बना देगा। Thus, future prices are essentially expected spot price. तो फ्यूचर प्राइस अभी हमने वही बात की, क्या है बेसिकली, वो हमारे एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है, जो कि मेच्योरिटी वाले दिन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली फ्यूचर्स प्राइस, बोथ फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस कन्वर्ज एट द मेच्योरिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
as that point in time there cannot be any difference between these two prices. तो एक्सपायरी वाले दिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता. दिस इज द रीजन व्हाई ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एक्सपायरी सेटल एट द अंडरलाइंग कैश मार्केट प्राइस. और यही कारण है जिसकी वजह से फ्यूचर्स के जितने ही प्राइस है तो कैश मार्केट के बराबर जाके क्या होते हैं, सेटल करते हैं. द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम फॉर ऑल अंडरलाइंग. और ये जो फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस का कन्वर्ज होना एक दूसरे के प्रति, ये जो प्रिंसिपल है ये सभी अंडरलाइंग एसेट हो गया, ये जैसे आपके कमोडिटी हो गया, मेटल्स हो गए, बुलियंस हो गए, आपके इक्विटी स्टॉक्स हो गए या आपके इक्विटी इंडेक्स हो गए, उन सभी में ये प्रिंसिपल लागू होता है. ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक. तो फाइनली हमारा चैप्टर थर्ड जो है पूरा हो चुका है, जिसमें हमारा मेन जो हमने टॉपिक्स कवर करे थे. फर्स्ट हमारा क्या था, फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने दोबारा से एक बार रिवाइज किया था. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में बात किया था. इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिस क्या होता है फ्यूचर्स के अंदर, फ्यूचर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात किया. पोजीशन कितने टाइप की हो सकती है डेरिवेटिव मार्केट में, वो हम लोगों ने बात किया था. लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, नेकेड पोजीशन, कैलेंडर पोजीशन, पे ऑफ चार्ट जिसको अभी हमने कवर किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, लॉन्ग का, शॉर्ट का. और इसी तरह से हम लोगों ने फॉरवर्ड्स के भी पे ऑफ चार्ट के बारे में डिस्कस किया था. और इसके बाद हमने फ्यूचर्स की प्राइसिंग, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं. स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों में क्या हो जाता है, एक्सपायरी वाले दिन सेम लेवल पर जाके क्लोज करते हैं. और ये था लास्ट हमारा टॉपिक, प्राइस कन्वर्जेंस, कैश एंड फ्यूचर्स ऑन एक्सपायरी. तो गाइस ये था हमारा चैप्टर थर्ड. अब इसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर, जिसमें हमारा सीधा स्टार्ट होगा ऑप्शन. और ऑप्शंस के अंदर हम लोग पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, देन इसके बाद हम लोग स्ट्रेटजीज के ऊपर जाके कंप्लीट करेंगे. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. हैव अ नाइस डे.